बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसडीईओ पीरा लॉ की आज तीसरी वीडियो हम सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अंडर द पीरा एक्ट 2024 द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स मस्ट बी कंप्लीटेड इन। तो पीरा एक्ट 2024 ये कहता है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे उनकी सिलेक्शन किस तरीके से की जाएगी, कितने दिनों में की जाएगी। तो उनकी जो सिलेक्शंस है वो 30 डेज में की जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जो सिलेक्शन है वो कौन करेगा, जो करेगा इसकी अपॉइंटमेंट किसने करनी है, इनको कौन अपॉइंट करेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, कितने अरसे के लिए ये होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी एक क्वेश्चन से रेलिवेंट है। अब जरा बात करते हैं इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं ये टोटल कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। टोटल कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। अब इन 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जब बात करते हैं तो इनमें से एक जो है वो फीमेल होगी और इसमें से 3 जो है, इसमें से 3 जो है वो मेल्स होंगे, एक फीमेल और 3 मेल्स। अब फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, ये जो 4 मेंबर्स होंगे, ये 4 मेंबर्स जो हैं 3 years के लिए, 3 साल के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। अब 3 साल के लिए जब ये सिलेक्ट किए जाएंगे तो इनको अगर कोई मसला आगे चल के होता है या इनका कोई इश्यूज हो जाते हैं, अगर इन्होंने रिजाइन करना है या गवर्नमेंट अब कहती है कि मुझे जो है, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, इनको कैसे मतलब रिजाइन किया जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा या किस तरीके से, वो तरीकाकार क्या है। तो वो तरीकाकार ये है कि इन मेंबर्स को 1 month बिफोर एक क्या करना पड़ेगा, अगर ये खुद रिजाइन कर रहे हैं, अगर ये खुद रिजाइन कर रहे हैं तो इन्होंने 1 month का नोटिस देना है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो गवर्नमेंट भी इनको 1 month का नोटिस देगी। अब ये तो जरा बात हो गई कि इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। अब बात ये करते हैं कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स को कौन सिलेक्ट करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को एक सिलेक्शन पैनल जो है वो सिलेक्ट करेगा। कौन सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन पैनल जो है वो सिलेक्ट करेगा। अब यहां पे ये याद रखिएगा कि ये सेक्शन नंबर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको सेक्शन नंबर्स का भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर वो आपसे सेक्शन नंबर भी पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन के तहत सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। तो सेक्शन 5 के तहत सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सिलेक्शन पैनल है, इस सिलेक्शन पैनल की जब बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इन मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा और इनका क्राइटेरिया क्या होगा। अब यहां पे देखें कि सिलेक्शन पैनल जो है, देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 persons। ये जो सिलेक्शन पैनल होगा ये 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। अब आगे क्या करें, अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि ये जो 3 मेंबर्स होंगे ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होने चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, यानी कि ये जो आपके एमपीएज हो गए, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो आपके क्या होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। तो इनको नॉमिनेट अब कौन करेगा, इनको नॉमिनेट कौन करेगा, तो इनको नॉमिनेट जो है वो चीफ मिनिस्टर करेगा। इनकी नॉमिनेशन कौन करेगा या इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो चीफ मिनिस्टर करेगा, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा वो करेगा। अब ये जो चीफ मिनिस्टर यहां पे कहा जा रहा है तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इसका चेयरपर्सन भी है। तो अब आपको चीफ मिनिस्टर की जगह चेयरपर्सन भी कह सकता है, यह भी क्वेश्चन याद रख लें। और फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहां पे
क्या कह रहा है? द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन क्या मतलब है? अब इन 3% की जब बात करते हैं तो इन 3% में से जो मेजॉरिटी होगी, फॉर एग्जांपल अब मेजॉरिटी क्या बन सकती है? अगर 3 मेंबर्स हैं तो 2-1 की मेजॉरिटी बन सकती है। तो 2 बंदों ने जो फैसला किया, 2 मेंबर्स ने जो फैसला किया है, उस फैसले के तहत क्या होगा? इंडिपेंडेंट मेंबर्स को या तो चूज किया जाएगा या चूज नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं यहां पे? एंड द सिलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। अब वही बात हो गई कि यहां पे जो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर सिलेक्शन करनी ही करनी है। और उसके बाद क्या है? ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच सिलेक्शन प्रोसेस। जब एक दफा प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने अब सिलेक्शन करनी ही करनी है। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशंस। अब आपने एसडीओ पे अप्लाई किया है, जब एसडीओ पे अप्लाई किया है तो इसकी क्या आई थी? इसकी एप्लीकेशंस आई थी। किसके जरिए आई थी? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आई थी। अब एप्लीकेशन आई, उन्होंने आपसे एप्लीकेशन मांगी फ्रॉम द पब्लिक। अब आप ही की मैं बात कर रहा हूं तो आपसे पीपीएससी ने क्या क्या एप्लीकेशंस मांगी, तो ये भी क्या करेंगे? ये भी ऐसे एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड शेल आफ्टर इंटरव्यूइंग। फिर इनका क्या होगा? एप्लीकेशन के बाद इनका इंटरव्यू करेंगे। इनका क्या करेंगे? इनका इंटरव्यू करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं उनका क्या करेंगे? इंटरव्यू करेंगे। फॉरवर्ड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अब ये क्या करेंगे? जब इंटरव्यू कर लिया, जो भी इन्होंने कैंडिडेट्स जो भी इन्होंने सिलेक्ट करने थे, जितने भी कैंडिडेट्स का इन्होंने इंटरव्यू किया, उसकी जो रिकमेंडेशंस होगी, उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो क्या करेंगे? वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजेंगे। और यहां पे गवर्नमेंट से क्या मुराद है? पंजाब गवर्नमेंट है। फॉर देयर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इसमें फिर एक क्वेश्चन और भी बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है द डायरेक्टर जनरल शैल प्रोवाइड द सेक्रेटरियल सपोर्ट। अब सेक्रेटरियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? वो डायरेक्टर जनरल करेगा, जो डीजी होगा। डीजी किसका? इसी का, पीरा का। पीरा का जो डीजी होगा वो इनको क्या करेगा? इसी सिलेक्शन पैनल को क्या करेगा? सेक्रेटरियल सपोर्ट देगा टू द सिलेक्शन पैनल टू कैरी आउट देयर ऑफिशियल बिजनेस। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सिलेक्शन पैनल बना था जिसने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को चूज करना था, अब इनका काम तो खत्म हो गया। इनका काम फिर क्या? इनका क्या होगा? बस इनका कोई काम नहीं होगा। इनका काम इतना ही है कि इन्होंने क्या करना है? इन्होंने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को चूज करके देना है। अब फिर इसी से रेलिवेंट आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब इसी से रेलिवेंट है। वो क्या है? एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी एंड प्रूवन प्रोफेशनल कंपिटेंस इन द फील्ड ऑफ। तो ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर चूज किए जाएंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इनके बारे में क्या क्या फिर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको देखते हैं। या वो कौन कौन सी फील्ड से होने चाहिए। अब यहां पे देखें, एक तो ये सोशल वर्क करूं, सोशल वर्क से इनका ताल्लुक हो। जैसे अगर मैं बात करूं एक सोशल वर्कर की, जैसे अब्दुल ईदी साहब थे, वो फिलांथ्रोपिस्ट भी थे और साथ में सोशल वर्कर भी थे। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि लॉ, ये जो आपके वकील साहबान है, इनकी अगर बात करें तो इनके इनका जो फील्ड है वो कौन सा है? वो लॉ का है, तो इनसे होने चाहिए। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए, कोई इंतजामी अमूर वाले जो किसी न किसी मतलब किसी न किसी गवर्नमेंट के अलावा किसी न किसी कंपनी में वो काम करते हो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। फिर यहां पे देखें वो एजुकेशन से रिलेटेड हूं या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हूं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर कौन सा होता है? वो बैंकिंग होती है। बैंकिंग कह लें, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बैंकिंग कह लें। तो यहां से इनका क्या होना चाहिए? इनकी फील्ड होनी चाहिए। अब यहां पे फिर याद रखिएगा कि वो इसी सेक्शन 6 में क्या करता है? सेक्शन
6 में वो यही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात कर रहा है। अब यहां पे वो यही कह रहा है कि यहां पे एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी एंड प्रूवन प्रोफेशनल कंपिटेंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट। तो इन सेक्टर से क्या होना चाहिए? इन सेक्टर से ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो चूज किए जाएंगे। अब यहां पे ही देखें वो आगे क्या कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ऐसे किसी भी शख्स को हमने इंडिपेंडेंट मेंबर चूज नहीं करना जो इन पे क्या हो, इन पे एप्लीकेबल हो या इनमें से कोई एक उसने काम किया हुआ हो। अब उसकी अगर हम बात करें तो देखें वो क्या कह रहा है। वो यही कह रहा है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही हैज हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और हैज रिमेन्ड अ पब्लिक सर्वेंट इन द लास्ट 6 मंथ। यानी कि उसको पब्लिक ऑफिस ज्वाइन के हुए 6 मंथ, या फिर वो क्या कह रहे हैं यहां पे यही कह रहा है बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही हैज हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और हैज रिमेन्ड अ पब्लिक सर्वेंट इन द लास्ट 6 मंथ। अब कोई बंदा आज रिटायर हुआ है, आज अगर वो रिटायर हुआ है तो अगले 6 माह तक उसको नहीं बना सकते। अगर वो 6 माह के बाद उसको फिर आप बना सकते हो। फिर यहां पे देखो, यहां पे वो यही कह रहा है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही हैज held any public representative office or has remained a public servant in the 6 month immediately preceding his appointment as independent member। ये तो एक बात कर रहा है। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है इज फाउंड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इलनेस। यानी कि वो फिजिकली फिट हो, जिस्मानी तौर पे फिट हो, ज़हनी तौर पे भी फिट हो। यहां पे मेंटली भी उसने कह दिया है, मतलब किसी पागल शख्स को आप मेंबर नहीं बना सकते, किसी जनूनी शख्स को आप मेंबर नहीं बना सकते, और वो जो जिसको आप मेंबर बनाओगे वो फिजिकली भी फिट हो, उसको फिजिकली भी कोई माजूरी ना हो, डिसेबिलिटीज ना हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं इज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट और अ लोन और टैक्स डिफॉल्टर। अगर वो टैक्स डिफॉल्टर है तो ऐसे शख्स को भी आप नहीं बना सकते। अगर वो उसने क्या किया है, बैंक का लोन लिया है, बैंक का लोन वापस नहीं किया, तो ऐसे बंदे को भी आप मेंबर नहीं बना सकते। उसके बाद क्या कह रहा है? होल्ड्स एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, या उसने क्या किया हुआ सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे देख ले कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये है कि यहां पे फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाता है प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ जाता है। यानी कि वो गवर्नमेंट इंप्लॉय ना हो, चाहे वो सूबाई लेवल पे चाहे वो फेडरल लेवल पे, तो ऐसे शख्स को भी आप नहीं बना सकते। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है इज इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अदर बॉडी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि कोई ऐसा इदारा जिसको कंट्रोल या जिसको ओन कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है, तो वहां पे अगर वो काम करता है तो ऐसे शख्स को भी आप नहीं बना सकते। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ये कह रहा है हैज बीन डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्शन और एनी अदर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट। अब अगर उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस थे, उसको जबरी रिटायर कर दिया गया, तो इस सूरत में भी आप उसको क्या कर सकते हो? नहीं बना सकते। फिर आगे क्या कह रहा है? हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, या वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में क्या हो, उस सजा याफ्ता, तो ऐसे शख्स को भी आप नहीं बना सकते। फिर यहां पे देखो हैज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? अब यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए यहां पे एक मिसाल देते हैं, मिसाल ये देते हैं, एक वकील साहब है, एक क्या वकील साहब है, एडवोकेट है। जब इन एडवोकेट साहब की बात करते हैं तो ये क्या है? ये सरकारी वकील है। ये क्या है? सरकारी वकील है, यानी कि ये गवर्नमेंट से क्या करते हैं? तनख्वाह लेते हैं। अब शाम को ये क्या करते हैं? शाम को ये अपना प्राइवेट, ये अपना क्या करते हैं? प्राइवेट भी वो कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं।
या ये देखें कि जब ये सरकारी वकील है तो इन्होंने कोई लेटर इशू करवाया, जब लेटर इशू करवाया तो उस लेटर में इन्होंने कोई लूप होल रखा, और जब लूप होल रखा तो फिर जो जिसके खिलाफ इन्होंने लेटर निकलवाया उसको जाके बता देते हैं कि इसमें ये लूप होल है। तो इस तरह का भी जो मतलब उनका क्या हो, एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसे शख्स को भी आप मेंबर नहीं बना सकते। फिर इसी तरीके से आगे कौन सा क्वेश्चन है, जब आगे बात करते तो ये है कि द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस। अगर क्या है कि अथॉरिटी की जो मीटिंग है वो चेयरपर्सन क्या करेगा, चेयरपर्सन जो है वो प्रिजाइड करेगा। अब अगर चेयरपर्सन नहीं है, चेयरपर्सन कहीं गया हुआ है, तो इन द अब्सेंस बाय द वाइस चेयरपर्सन, यानी कि अगर चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो क्या करेगा, वो उसको प्रिजाइड करेगा। और व्हेन द वाइस चेयरपर्सन इज आल्सो एब्सेंट, अगर वाइस चेयरपर्सन भी एब्सेंट है तो फिर कौन करेगा, अब चेयरपर्सन भी नहीं है, वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है, फिर कौन करेगा, बाय द मेंबर नॉमिनेटेड बाय, तो वो बंदा करेगा जिसको चेयरपर्सन क्या करेगा, जिसको चेयरपर्सन नॉमिनेट करेगा, जिसको चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेट करेगा। अब यहां पे देखें मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी, ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 7 है। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 7 है, मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी जो है, द अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, यानी कि वो बताया जाएगा कि ये टाइम है, ये जगह है, इस जगह पे क्या होगी, ये मीटिंग होगी। एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर with regard to transaction of its business and meetings as may be prescribed and until so prescribed as the authority may determine। अब इसी में क्या कह रहा है, इसी में यही बात कर रहा है, द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन, यानी कि प्रेजाइड सदारत कौन करेगा, वो सदारत जो चेयरपर्सन करेगा। और इन हिज अब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में, बाय द वाइस चेयरपर्सन, तो कौन करेगा, वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्रेजाइड करेगा। अब अगर वाइस चेयर भी नहीं है, व्हेन द वाइस चेयरपर्सन इज आल्सो एब्सेंट, तो फिर कौन होगा, बाय द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, तो वो मेंबर करेगा जिसको चेयरपर्सन ने क्या किया, चेयरपर्सन ने नॉमिनेट किया। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द कोरम फॉर अ मीटिंग। अब एक मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में उन्होंने कोई फैसले लेने हैं, जब फैसले लेने हैं तो फैसले उस टाइम तक नहीं ले सकते जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी के कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स हैं टोटल। अथॉरिटी में कितने हैं, 18 हैं। 18 हैं, 18 में से कितने मेंबर्स का होना लाजमी है कि कोरम पूरा हो। तो यहां पे वही बात कर रहा है, द कोरम फॉर अ मीटिंग of the authority shall be 1/2 of the total members। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 18 हैं, तो इनका हाफ निकाल लो। जब हाफ निकालोगे तो 9 मेंबर्स का होना जरूरी है, तब जाके कोरम पूरा होगा और फिर जाके क्या करेंगे, वो फैसले कर सकते हैं। अब अगर 9 से कम है, 8 हैं और इन्होंने कोई फैसला कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर कोई भी जाके अदालत में चैलेंज कर सकता है उस फैसले को। तो कोरम का होना जरूरी है, और कोरम कितना होगा, किसका, अथॉरिटी का, वो 1/2 यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द डायरेक्टर जनरल, जो डीजी होगा, जो कौन होगा, जो डीजी होगा, डीजी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, यानी कि चेयरपर्सन की डायरेक्शन पर शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, क्या करेगा, अथॉरिटी की मीटिंग को बुलाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक सेक्शन में, ये आप देख लें कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि प्रिजाइड कौन करेगा, प्रिजाइड जब करना है तो फिर मीटिंग कौन बुलाएगा, वो आपको नीचे नीचे ये लास्ट पॉइंट बताया। फिर इसी तरीके से वो क्या पूछेगा, कोरम कितने मेंबर्स का होना चाहिए। फिर यहां पे आप ये देखो कि अगर वाइस चेयरपर्सन भी जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है, तो फिर कौन प्रिजाइड करेगा, जो प्रिजाइड करेगा उसको नॉमिनेट कौन करेगा। तो यहां पे इसको देख लें, ये इसी तरीके से क्या होता है, लॉ को पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी ने मीटिंग बुलाई, कोरम पूरा है,
जब कोरम पूरा है उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अब उन्होंने डिसीजंस करने हैं, फैसले करने हैं। तो यहां पे फिर क्या है, द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है, कोई भी अगर फैसला करना है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की क्या होगी, जो राय होगी उसको क्या किया जाएगा, मद्देनजर रखा जाएगा। और ये जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे, ये जो प्रेजेंट होंगे, उस टाइम मौजूद होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहा है, एंड वोटिंग, और वो क्या करेंगे, वो वोट करेंगे, या तो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराना है या इस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं कराना। मतलब ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, ये फैसला सही है या गलत है, यानी कि यस और नो में उन्होंने जवाब देना है। आगे क्या कह रहा है, इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अगर बराबर हो जाते हैं, यानी कि यहां पे देखें टोटल तो 18 मेंबर्स हैं, कोरम 9 का पूरा होता है, 9 का पूरा होता है। अब यहां पे देखें फॉर एग्जांपल उस दिन मीटिंग में 14 मेंबर्स जो हैं वो क्या थे, वो वहां पे प्रेजेंट थे। 14 मेंबर्स क्या थे, प्रेजेंट थे। अब 14 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 14 में से 7 ने कहा यस और 7 ने कहा नो। तो अब ये तो टाई हो गया, ये क्या हो गया, ये टाई हो गया। जब ये टाई हुआ तो फिर इसके बाद होगा क्या, अब ये होगा कि यहां पे देखो द चेयरपर्सन आर इन हिज एब्सेंस, चेयरपर्सन या उसकी गैर मौजूदगी में द पर्सन प्रेजाइडिंग ओवर, जो उस टाइम सदारत कर रहा होगा, चेयरपर्सन के बाद जो क्या कर रहा है, सदारत कर रहा है, चेयरपर्सन नहीं है वो, अब यहां पे है ही नहीं, तो जो बंदा सदारत कर रहा है द मीटिंग, किसकी मीटिंग की, एज द केस में बी शैल हैव आ, तो इस पर्सन के पास इस पर्सन के पास, जो पर्सन प्रेजाइड कर रहा है, इस पर्सन के पास क्या होगा, इस पर्सन के पास एक कास्टिंग वोट होगा। ये कास्टिंग वोट क्या है, ये कास्टिंग वोट जो है एक्स्ट्रा वोट है, एक्स्ट्रा वोट, यानी कि ये किसके पास होगा, ये उसके पास होगा जो मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन खुद कर रहा है, उसको प्रेजाइड कर रहा है, तो चेयरपर्सन के पास ये एक्स्ट्रा वोट का इख्तियार होगा, ये कास्टिंग वोट कहलाता है। और या फिर अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसकी जगह जो प्रेजाइड कर रहा है वो क्या होगा, वो असल में कास्टिंग वोट का हक रखता है। अब यहां पे देखें, अब इस एक्स्ट्रा वोट की जब बात करते हैं, वो अगर चाहे तो यस वालों के साथ चला जाए, वो चाहे तो नो वालों के साथ चला जाए, तो ये उस सूरत में होगा जब इक्वल नंबर ऑफ वोट्स होंगे। अब यहां पे देखें क्या कह रहा है, द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स present and voting, and in the event of equality of votes the chairperson are in his absence the person presiding over the meeting as the case may be shall have a casting vote, तो उसके पास क्या होगा, कास्टिंग वोट का इख्तियार होगा। और यहां पे फिर क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है द डायरेक्टर जनरल shall maintain a complete record of the minutes and decisions of the authority, तो जो डायरेक्टर जनरल होगा, डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा, इस मीटिंग के डिसीजंस को, रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स को वो क्या करेगा, मिनट्स को वो क्या करेगा, वो लिखेगा। और यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल देखो ना, आप स्कूल जाया करते थे, जब स्कूल जाया करते थे तो सुबह सुबह क्या होती थी, प्रेयर होती थी, तो वो आपके स्कूल का जो आगाज है वो प्रेयर से स्टार्ट होता था। तो यहां पे भी जो जो मतलब वो फैसले लेते हैं वो लिखते जाते हैं, वो नोट करते जाते हैं। और ये कौन लिखेगा, ये जो डायरेक्टर जनरल होगा वो क्या करेगा, वो इसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड्स ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अथॉरिटी के डिसीजंस को कौन रिकॉर्ड करेगा, तो वो डायरेक्टर जनरल जो है वो उसको क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि डैश में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल, में डैश में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल, तो ये कौन होगा, ये चीफ मिनिस्टर होगा। कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। अब डायरेक्टर जनरल किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर जनरल जो है वो सेक्शन 8 के तहत अपॉइंट किया जाएगा। अब यहां पे देखें, द चीफ मिनिस्टर में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल 19 और एबव। ये जो डायरेक्टर जनरल होगा ये 19 या 19 से ज्यादा या इससे ज्यादा स्केल का क्या होगा, एम्प्लॉय होगा।
अब आगे क्या कह रहा है, ये कौन सी डिपार्टमेंट से लिया जाएगा, ये लिया जाएगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, जिसको पीएएस का आ जाता है, या फिर प्रोवेंशनल मैनेजमेंट सर्विस जो पीएमएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे इनको क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड एज द चीफ मिनिस्टर मे डिटरमाइन। और चीफ मिनिस्टर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो जो भी चीफ मिनिस्टर कहेगा उसके मुताबिक इसको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अब यहां पे फिर क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल करेगा क्या, तो डायरेक्टर जनरल जो है वो सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, तो वो सुपरविजन के तौर पे काम करेगा और डायरेक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, जो डायरेक्शन क्या करेगी वो अथॉरिटी उसे देगी। और आगे क्या कह रहा है, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरियल फंक्शंस। सेक्रेटरियल फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, डायरेक्टर जनरल करेगा। जब हमने वो पढ़ा था, सिलेक्शन पैनल पढ़ा है, सिलेक्शन पैनल में डीजी क्या कर रहा था, वो वहां पे भी उनको सेक्रेटरियल सपोर्ट दे रहा था, और यहां पे सेक्रेटरियल फंक्शंस होंगे एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी, और वो क्या करेगा, अथॉरिटी को सपोर्ट भी करेगा। वहां पे किसको कर रहा था, वहां पे सिलेक्शन पैनल को कर रहा था, यहां पे उसको क्या कहा जा रहा है कि अथॉरिटी को वो सपोर्ट भी करेगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू डेलीगेट टू हिम बाय द अथॉरिटी। यानी कि इसके पावर्स की बात कर रहे हैं, जो इसको अथॉरिटी जो है वो पावर्स देगी वो उनका इस्तेमाल करेगा।